नमस्कार दोस्तों, टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बीएससी नर्सिंग, एनडीए और साथ ही हम लोग जैसे बात करें अपने आरयूएचएस जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाता है, उनका जो एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मंगवा लो। तो यहाँ पर जैसे जो टॉपिक आपको दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जनरली एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। जो ये टॉपिक आपका जो है ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ टॉपिक एक कड़ी के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग बात करेंगे कि लाइट जो है वो दो टाइप की नेचर्स है वो शो करती है, जिसमें एक रे नेचर होगी और एक वेव नेचर होगी, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। दूसरा साथ ही हम लोग इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि जिसको सिर्फ हम लोग सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन है वो कर पाएंगे, वेव नेचर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, जिससे जनरली दो क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछे जाते हैं मोस्टली किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, जहां 30 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, जो आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक आप लोग अगर केमिस्ट्री का भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक देख रहे हैं वहां पर भी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, और एक आपको एटॉमिक फिजिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का स्टडी है वो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर के जनरली आपको क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि डायोड कैसे बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या मैकेनिज्म रहती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से तो एक अपना अलग ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है जो लॉजिक गेट्स पे पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट को तो हम लोग अलग से क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जुड़े रहिए आप, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहे, ताकि हम लोगों को भी एक पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों की तरफ से मिलती रहे। तो हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि देखो बेटा, हिंदी में इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग बोल रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इसका आपको बेसिक कोई डेफिनेशन अगर किसी ने पूछ लिया तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो, एक सिंपल वे में आपको समझना है प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो देखिएगा इसके लिए कि जैसे ही आप लोग किसी धातु की सतह है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, उस धातु की सतह पर अगर आप लोग प्रकाश आपतित कराते हैं तो उस प्रकाश आपतन की वजह से वो विद्युतीय प्रभाव शो करती है। कि प्रकाश अगर किसी धातु की सतह पर आपतित होगा, अगर वो प्रकाश उसके लिए सुटेबल है तो वो धातु वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा इसको हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, इस करंट को बोला जाता है प्रकाश विद्युत धारा। उस टर्म से जो यहीं पर आपको समझ लेनी है, प्रकाश विद्युत धारा, कि इसमें जो धारा बहती है इसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक ये चीज आपको देख लेनी है। और ये जो सनलाइट आप डाल रहे हो, इसके लिए आपको एक कंडीशन है कि आपको एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति की लाइट डालनी पड़ेगी, अदरवाइज ये धातु इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगी। तो जो न्यूनतम निश्चित आवृत्ति होती है, न्यूनतम निश्चित आवृत्ति, उस न्यूनतम निश्चित आवृत्ति को भी हम लोग यहाँ पर एक टर्म दे रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। अब देखो बेटा, देहली आवृत्ति इसको बोल रहे हैं। या फिर आप अगर ऊर्जा की बात करो तो न्यूनतम निश्चित आवृत्ति के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा होती है जिसको कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन पाई नोट से हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देहली आवृत्ति को न्यू नोट से रिप्रेजेंट है वो करने वाले हैं। ये भी न्यूनतम होती है क्योंकि ऊर्जा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, E = H न्यू।
तो यहाँ पर दोनों ही चीजें न्यूनतम होंगी। इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो वो अधिकतम आवश्यक तरंग दैर्ध्य होती है, अधिकतम आवश्यक तरंग दैर्ध्य, अधिकतम आवश्यक तरंग दैर्ध्य, क्योंकि अभी इनका रिजल्ट हम देखेंगे। तरंग दैर्ध्य जो है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब आवृत्ति मिनिमम चाहिए, न्यूनतम चाहिए, कार्यफलन या ऊर्जा न्यूनतम चाहिए, तो तरंग दैर्ध्य आपको जो है वो अधिकतम चाहिए होगी, और इसी को आप देहली तरंग दैर्ध्य बोल देंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो बोल देंगे, लैम्डा नोट से इसको रिप्रेजेंट है वो कर देंगे। ये जो धातु है जिसकी सतह पर आपने प्रकाश आपतित करवाया है, जिस धातु की सतह पर आपने प्रकाश डाला है, इस धातु को कहा जाता है प्रकाश सुग्राही धातु। ऐसी धातु जिसका कार्यफलन कम से कम हो, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, और इन सब कंडीशंस को फॉलो करती है अपनी पीरियोडिक टेबल में एक धातु है सीजियम, जो इसको फॉलो करती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सीजियम होती है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, इसलिए वो सबसे बेस्ट फोटोसेंसिटिव मटेरियल होता है। तो देखो हमने क्या क्या बात करी। धातु जो यूज करेंगे प्रकाश सुग्राही धातु जिसको कहा जाता है, सीजियम हमें यहाँ पर लेनी है सबसे बेस्ट, सीजियम का और प्रकाश सुग्राही धातु का हम लोग यहाँ पर कैथोड बनाएंगे। इसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति है उसी को हम देहली आवृत्ति कह रहे हैं। न्यूनतम निश्चित आवश्यक ऊर्जा जो है उसको कार्यफलन नाम दे रहे हैं, और अधिकतम आवश्यक तरंग दैर्ध्य की एक मैक्सिमम लिमिट जिसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, या एक अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसके बाद धातु इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगी, तो उसको हम देहली तरंग दैर्ध्य नाम देंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो धारा बहेगी इसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, और यहाँ पर जो इसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो नाम दे देंगे। अब देखो जो डेफिनेशंस हैं वो एक बार अलग से मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। पहला है आपके पास प्रकाश सुग्राही पदार्थ, प्रकाश सुग्राही पदार्थ। प्रकाश सुग्राही पदार्थ बेटे वो होते हैं जिनका कार्यफलन न्यूनतम हो और जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। कार्यफलन को हम दूसरी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ये एक आवश्यक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा होती है, और जब जल्दी जिसको ऊर्जा मिलेगी जो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो मोस्टली सबसे अच्छा प्रकाश सुग्राही पदार्थ होगा। और जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो धातुएं होती है, धातुएं इसका अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो भी इनको सुटेबल एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग ये ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। और इनमें सबसे बेस्ट है सीजियम। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर बात करें तो बेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रखिएगा। पूछा नहीं जाएगा डेटा, बाकी फिर भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझेंगे। तो प्रकाश सुग्राही पदार्थ हमने बोला कि जिसका वर्क फंक्शन मिनिमम हो, या ऐसी धातु जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अब देखो सीजियम पीरियोडिक टेबल में मोस्टली अपने फर्स्ट ए ग्रुप का सबसे लास्ट वाले एलिमेंट में आ जाता है। फर्स्ट ए ग्रुप में सीजियम, उसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज यहाँ पर कर देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश सुग्राही पदार्थ सीजियम सबसे अच्छा प्रकाश सुग्राही पदार्थ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। दूसरा है कार्यफलन। कार्यफलन को हमने फाई नोट से रिप्रेजेंट किया था, और कार्यफलन था आपके पास न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो एनर्जी की जो रिक्वायर्ड है हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसी ऊर्जा को हम लोग नाम दे रहे हैं कार्यफलन। इकाई की बात करेंगे कार्यफलन की, तो कार्यफलन की इकाई बेटे वही होती है जो ऊर्जा की सारी इकाइयां होती है। ऊर्जा की जो इकाइयां हैं, जैसे जूल आपने पढ़ा होगा, न्यूटन इंटू मीटर पढ़ा होगा। कार्य या ऊर्जा की इकाइयां सेम होती है, या फिर कार्यफलन की इकाई भी सेम होती है। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर में, कि निम्न में से कौन सी ऐसी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं सेम होंगी। तो यहाँ पर ऊर्जा और कार्य या फिर कार्यफलन की बात करेंगे तो ये
हो सकती है कि वहां पर सेम हो। ये जो कार्यफलन है ये आपको न्यूनतम निश्चित आवश्यक ऊर्जा है। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ मिलता है कि दो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, उनके कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होगा। तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन डिफरेंट डिफरेंट होगा। दो डिफरेंट मेटल्स हैं, उनके लिए वर्क फंक्शन जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। दो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। के लिए कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाए कि कोई भी दो धातुओं का कार्यफलन एक समान नहीं हो सकता, तो मोस्टली सामान्यतः समान नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट जाएगा, अलग अलग होता है। क्योंकि दो अलग अलग धातुएं हैं तो उनका कार्यफलन भी अलग अलग ही होगा। सीजियम के लिए हम लोग कार्यफलन की बात करके आ चुके हैं, जिसका डेटा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नेक्स्ट कार्यफलन के बाद आती है आपकी दूसरी डेफिनेशन, देहली तरंग धैर्य। देहली तरंग धैर्य, देहली तरंग धैर्य की अगर हम लोग बात करें तो ये होती है अधिकतम आवश्यक तरंग धैर्य। अधिकतम, एक मैक्सिमम लिमिट आ गई, इसके बाद अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ आप लोग यूज करोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। अधिकतम आवश्यक तरंग धैर्य को ही हमने नाम दे दिया यहां पर देहली तरंग धैर्य। लैम्डा नोट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हमें दे रखा होगा उसका एक फॉर्मूला बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास देहली तरंग धैर्य, देहली आवृत्ति, सॉरी तरंग धैर्य पढ़ चुके, आवृत्ति। न्यू नोट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होती है आवश्यक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति, आवश्यक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति कि अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश हम लोग आपतित करवाएंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा यहां पर। तो आवश्यक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति की भी वही यूनिट होती है जो आवृत्ति की होती है। आवृत्ति की अपने हर्ट्ज पढ़ा होगा, 1/सेकंड पढ़ रखा होगा। यूनिट की बात करें तो या तो हर्ट्ज या फिर 1/सेकंड की टाइम का जो रेसिप्रोकल यहां पर बताएंगे तो वही इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है वो और भी कोई तरीका है क्या प्रकाश के अलावा? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार की हम लोग बात करें तो टोटल 4 प्रकार से, अगर एनसीईआरटी में आप लोग चेक करेंगे तो 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर चौथा टाइप भी आपको बताया जाएगा। पहला है तापायनिक उत्सर्जन, कि अगर किसी धातु की सतह पर तापीय ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है ताप या टेम्परेचर या हीट द्वारा, हीट ऊर्जा को बोल रहे हैं। दूसरा है आपके पास फोटो इमिशन, प्रकाश उत्सर्जन। फोटो इमिशन, प्रकाश उत्सर्जन, कि जब हम लोग सनलाइट यूज करेंगे तो जो इमिशन होगा उसको हम नाम देंगे प्रकाश उत्सर्जन। तीसरा है आपके पास क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र का मीनिंग बेटा यहाँ पर एक हायर वोल्टेज या फिर उच्च विद्युत क्षेत्र से है, कि कोई भी उच्च विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली यहाँ पर निकाल के ले आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में जाते जाते अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इमिट करवा लेता है अपनी उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, इसको बोला जाता है द्वितीयक उत्सर्जन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन होता है बेटे उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, गतिज ऊर्जा वाले
इलेक्ट्रॉन के कारण किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना ही कहलाता है अपना द्वितीयक उत्सर्जन। 4 पढ़े हैं, तापायनिक हो गया जो हायर टेम्परेचर एनर्जी से है, दूसरा फोटो इमिशन आपका दे रखा है जो हायर सनलाइट के यूज करने की वजह से है, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन है जो एक हायर वोल्टेज की वजह से है, और एक द्वितीयक उत्सर्जन जो है वो एक उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना ही द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका प्रायोगिक जो सेटअप होता है कि सेटअप इसका कैसे बनाया जाता है, तो एक निर्वात की कांच की एक नलिका हम लोग लेते हैं, इसके ऊपर एक विंडो रखी जाती है जिसको हम क्वार्ट्ज विंडो का नाम दे रहे हैं। यहां से आपकी सनलाइट एंटर करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक हमने कैथोड का एक प्रकाश सुग्राही पदार्थ की एक प्लेट यहाँ पर यूज करी है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कैथोड, और एक आपने एनोड की प्लेट यहाँ पर सामने से लगा रखी है। और इस सर्किट को आप जब कनेक्ट करके एक बल्ब से कनेक्ट करके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे ही आप लोग इस सेटअप को चेक करोगे, सनलाइट इसके ऊपर जैसे ही आके गिरेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा चाहिए कार्यफलन के बराबर अगर इसको ऊर्जा मिल जाती है, इसका मतलब या तो देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की, या देहली तरंग धैर्य से कम तरंग धैर्य का, या फिर कार्यफलन से अधिक ऊर्जा का प्रकाश, जिसको बुक में लिखा हुआ है कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसको देहली या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, उससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश अगर यहाँ पर इस धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है और वो इसके कार्यफलन से ज्यादा हो गया, तो ये जो धातु की सतह है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर धातु की सरफेस से बाहर आ जाएगा। जितने फोटोन यहाँ पर आपतित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इमिट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इनके पास गतिज ऊर्जा होती तो ये एनोड तक पहुंच जाते। तो आप जैसे ही यहाँ पर आने वाले आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं या ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंच जाते हैं। एनोड तक पहुंचने की वजह से सर्किट अपना कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट के कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और आपको पता है कि धारा यहाँ पर बहने लग जाएगी। बल्ब जो है वो अपना ग्लो करेगा, या एमिटर लगा के चेक कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में करंट का फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा बोल रहे हैं इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट किया है, इस इलेक्ट्रॉन को जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं और इनकी वजह से करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो होता जा रहा है। अब हम 2-3 चीजों को चेक करके देखेंगे कि इस प्रकाश विद्युत धारा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो जो सेटअप आपको दिखाया गया है इसमें ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है फोटो इलेक्ट्रॉन, धारा जो बह रही है प्रकाश विद्युत धारा, और ये जो पूरा मेटल आपने लिया है कैथोड वाली प्लेट आपने, इसको प्रकाश सुग्राही पदार्थ का कैथोड लिया है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ। तो और जनरली सीजियम इसमें यूज किया जाता है क्योंकि सीजियम एक सबसे अच्छा प्रकाश सुग्राही पदार्थ होता है। सनलाइट यहाँ से आ रही है, जब आप इस विंडो को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सनलाइट आना बंद हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज ही करना बंद कर देंगे। तो उस केस में कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। रात के टाइम पे जैसे इस सेटअप को चेक करोगे, आवृत्ति बिल्कुल ही आपतित प्रकाश की बिल्कुल ही 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। तो इस वाले सेटअप को हम दोबारा से अभी चेक करेंगे कि हम लोग आवृत्ति, तीव्रता और इनका इफेक्ट है वो कैसे चेक यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3 चीजों का, प्रकाश विद्युत धारा पे 3 चीजों का प्रभाव पड़ना होता है। प्रकाश विद्युत धारा पर अब एक तो आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर एनोड वोल्टेज का, एनोड विभव का प्रभाव आपको चेक करना है कि एनोड वोल्टेज को आप कम ज्यादा करके कैसे आप चेक कर पाएंगे। एनोड विभव को बदलेंगे। दूसरा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम लोग चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक आप प्रकाश की तीव्रता पे भी यहाँ पर हमला बोल सकते हो और तीव्रता के अकॉर्डिंग भी
चेक कर सकते हो कि एक बार आप सुबह के टाइम पे सेटअप को चेक कर रहे हो, एक बार दोपहर को चेक कर रहे हो, तो दोनों ही जगह आपको अलग अलग करंट का फ्लो देखने को मिल जाएगा। अब देखो बेटा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर एनोड वोल्टेज का फर्क देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है तीन चीजों का इफेक्ट हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, एनोड विभव, आवृत्ति और तीव्रता। एनोड विभव का जब हम लोग प्रभाव चेक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आवृत्ति को नियत रखेंगे, और जब हम लोग तीव्रता का प्रभाव देखेंगे, सॉरी एनोड विभव का प्रभाव देखेंगे तो आवृत्ति व तीव्रता दोनों को नियत रखेंगे, और आवृत्ति व तीव्रता का जब प्रभाव चेक करेंगे तो दोनों को हम एक दूसरे के सब्सिक्वेंटली जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। एनोड विभव का जब आप प्रभाव चेक कर रहे हो तो आपको आवृत्ति व तीव्रता नियत रखनी है, आवृत्ति और तीव्रता, आवृत्ति नियत रख दी और तीव्रता नियत रख दी, दोनों को नियत रख के चेक करेंगे। दूसरी चीज, आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे तो तीव्रता को आपको नियत रखना है, और तीव्रता का प्रभाव चेक करेंगे तो आपको आवृत्ति को नियत रखना है। तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कब किसको चेंज करना है, कब किसको कांस्टेंट रखना है। एनोड वोल्टेज का फर्क चेक करेंगे कि इसकी वजह से करंट कम ज्यादा कैसे हो रहा है, तो आप उन दोनों को कांस्टेंट कर दो। और इन दोनों का प्रभाव चेक कर रहे हो तो एक दूसरे के लिए आवृत्ति का जब चेक करते हो तो तीव्रता को नियत रखो, तीव्रता का जब चेक कर रहे हो तो आवृत्ति को यहाँ पर आपको नियत रखना है। तो हम देख लेते हैं, अभी एनोड वोल्टेज को चेंज करके चेक करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति का जब चेक करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीव्रता का जब चेक करेंगे तो देख लेते हैं। अभी स्क्रीनशॉट रख लो बेटा, इसका एक प्रभाव आपको अभी बताए जाएंगे कि कैसे क्या चेंज है वो यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट देखो, एनोड वोल्टेज का चेक करते हैं बेटा। एनोड विभव के कारण प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। एनोड वोल्टेज की वजह से कितना करंट कम ज्यादा होता है उसका चेक करेंगे। विभव का जब प्रभाव चेक करते हो तो आपको तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखना है, तीव्रता व आवृत्ति को नियत रखते हुए, आवृत्ति और तीव्रता को नियत इसलिए रखा है कि बेटा जब एक चीज का इफेक्ट चेक कर रहे हो तो उसका पता लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो प्रभाव पड़ रहा है वो अगर तीव्रता या आवृत्ति की वजह से पड़ रहा होगा तो हम पर्टिकुलर एनोड वोल्टेज का जो चेंज आ रहा है वो बता नहीं पाएंगे। तो देखो जो सेटअप था अपना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू वही कोई कांस्टेंट आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है जिसको हमने नियत रखा है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और इस एनोड के वोल्टेज को हम चेंज करेंगे। मान लो यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी लगा दी जाए और इस एनोड को हमने बना दिया पॉजिटिव। एक जब सेल का यूज यहाँ पर करेंगे, ये वाली साइड जब पॉजिटिव हो जाएगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। कि एनोड का वोल्टेज जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना था, इलेक्ट्रॉन निकल के इकट्ठे हुए थे धातु की सतह पर, वो इलेक्ट्रॉन तेजी से अब पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाएंगे। कि एनोड का जब वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज रखा जाता है, एनोड का पर्टिकुलर एनोड वोल्टेज की बात कर रहे हैं बेटा, एनोड पोटेंशियल की, तो यहाँ पर जब इसको पॉजिटिव रखा जाता है तो करंट ज्यादा होगा। जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी, वोल्टेज जब जीरो था तो भी करंट जीरो नहीं था, और करंट ग्रेटर देन जीरो था कि कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा था, हालांकि मिली एम्पियर ऑर्डर का ही था। इस वाले पॉजिटिव वोल्टेज को आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो करंट और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन करंट की भी बेटा कोई लिमिट होगी कि मान लो इसके पास 100 फोटोन होते, सारे के सारे फोटोन निकल कर सर्किट में फ्लो करने लग जाते, सारे 100 फोटोन की वजह से 100 इलेक्ट्रॉन निकलते, और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन अगर सर्किट में फ्लो करने लग जाते तो करंट एक अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ही बढ़ पाता, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि बढ़कर एक पर्टिकुलर एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर करंट का सैचुरेशन है वो हो जाएगा। उस टाइम पे जो धारा होगी उसको हम संतृप्त धारा है वो नाम दे देंगे, संतृप्त धारा यहाँ पर इसको बोल दिया जाएगा।
अगर आप इस वोल्टेज को कम कर रहे हो या फिर पर्टिकुलरली मैं बोलूं कि वोल्टेज को नेगेटिव कर देते हो, सोचो कि अगर आप इस साइड को नेगेटिव कर दो और इस साइड को पॉजिटिव कर दो, तो ये जो नेगेटिव है इसकी वजह से ये वाली साइड भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और यहां पर इस साइड के नेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन पे भी ऋणावेश है और नेगेटिव प्लेट इनको प्रतिकर्षित करेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रुकने लग जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एनोड को जब नेगेटिव वोल्टेज रखा है या वोल्टेज को कम किया है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू जिसको हम वी नोट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि जिस पर करंट की वैल्यू 0 हो जाए। एक ऐसा वोल्टेज हमने लगाया, मान लो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ता हुआ पहुंच रहा था, उसको रोकने के लिए हमें -5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एनोड का वोल्टेज जब -5 वोल्ट रहेगा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू 0 हो गई, जहां पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। ये वाला स्पेशल केस आपको ध्यान रखना। और इसी टर्म को नाम दिया जाता है निरोधी विभव, कि एनोड का वह पर्टिकुलर मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज जहां पर सर्किट में धारा का मान 0 हो जाता है उसको निरोधी विभव कहा जाता है। क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में पूछा गया है कि जब एनोड का वोल्टेज हम निरोधी विभव के बराबर रख लेते हैं, इस एनोड का वोल्टेज निरोधी विभव के बराबर हम लोग रख लेते हैं, उस केस में धारा का मान कितना होता है। आरयूएचएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। आरयूएचएस ने जो बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निरोधी विभव वह मान होता है जब धारा का मान 0 हो जाए। तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, बढ़ के सैचुरेट होता है, वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट 0 होके कम होके 0 हो जाता है, और 0 होता है उस वोल्टेज को हम नाम दे रहे हैं निरोधी विभव। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर निरोधी विभव की ध्यान है वो रखनी है। दूसरा इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं आवृत्ति का। आवृत्ति को बदलने पे क्या बदलेगा, तो आवृत्ति का जब प्रभाव चेक करते हैं तो तीव्रता को नियत रखते हुए, तीव्रता को हमें नियत रखना है। तीव्रता का मतलब होता है कि पर सेकंड कितने फोटोन आ रहे हैं। मान लो किसी धातु की सतह पर हम 50 फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट करा रहे हैं, 50 फोटोन पर सेकंड। ये 50 ही फोटोन हमें हर एक केस में रखने हैं, इनको चेंज नहीं करना। एक धातु हमने ली सीजियम, जिसका वर्क फंक्शन आपको पता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको जो भी ऊर्जा हम देंगे, आवृत्ति या ऊर्जा एक ही चीज होती है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = h/nu। तो E नोट जब फाई नोट इसको यूज कर लेंगे तो h/nu नोट हो जाएगा। कि ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम ऊर्जा आप यहाँ पर देते हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहाँ पर नहीं होगा। अगर 2.14 या 2.14 से ज्यादा ऊर्जा आप देते हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इसी ऊर्जा का मान आप बढ़ा के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हो तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसी ऊर्जा का मान अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। और जो ऊर्जा इसके पास बचेगी 2.14 तो इसने यूज कर ली धातु की सतह तक आने के लिए, और उसके बाद जो ऊर्जा बची हुई है 0.86, ये ऊर्जा इसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, दौड़ लगाने यहाँ पर लग जाएगा। तो इस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे इसकी। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पीछे वाले केस में अगर हमें रोकना होता तो माइनस का 0.86 वोल्ट अगर अप्लाई कर देते एनोड पे तो ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता। मतलब इस वाले केस के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका डेटा 0.86 वोल्ट है, या फिर एनोड वोल्टेज की बात करेंगे तो -0.86 वोल्ट यहाँ पर रहेगा। अब देखो, मान लो इस धातु कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई धातु है जिसकी सतह के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अगर हम लोग यहाँ पर इसी ऊर्जा को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी 0 रहेगी। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन भी हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 0 रहेगी। इसी ऊर्जा को आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी जो गतिज ऊर्जा 2 तो यहाँ पर धातु की
सतह से बाहर आने के लिए उसने कंज्यूम कर ली और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास ऊर्जा बचेगी। जैसे ही आप 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यूज करते हो तो यहाँ पर 2 तो इसने धातु की सतह तक आने के लिए कंज्यूम कर ली और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास ऊर्जा है वो बच जाएगी, जो गतिज ऊर्जा की फॉर्म में चली जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप आवृत्ति का प्रभाव चेक करते हो तीव्रता को नियत रखते हुए और आप ऊर्जा को 2 गुना कर रहे हो, जैसे 4 से हमने 8 किया है, उस टाइम पे उसकी गतिज ऊर्जा 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। कि अगर आप आवृत्ति को 2 गुना कर देते हो या फिर ऊर्जा को 2 गुना कर देते हो तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी गतिज ऊर्जा ये देखो 2 से 6 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि आवृत्ति को अगर बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो वही निकलेगा, संतृप्त धारा वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो इसको 2 गुना करने की वजह से वो 2 गुना से ज्यादा चेंज यहाँ पर हो जाएगी। ये स्टेटमेंट आपको नोट कर लेना है। यदि तीव्रता को नियत रखते हुए आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है, यदि तीव्रता को नियत रखते हुए आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है, आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। देखो बेटा दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के रैखिक रूप से समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के रैखिक रूप से समानुपाती होती है। रैखिक रूप से समानुपाती का मतलब यही होता है कि वो बढ़ तो रही है लेकिन जब आवृत्ति को 2 गुना करते हैं तो वो 2 गुना नहीं हो रही, 2 गुना से ज्यादा चेंज हो रही है। और दूसरा केस हम देखेंगे कि आप गतिज इसकी आवृत्ति को अगर +4 कर रहे हो, 4 से आप 8 गए तो आपने +4 किया है यहाँ पर, तो ये भी +4 हुई है। तो इस समानुपाती का जो रिलेशन होता है इसको रैखिक समानुपाती कहा जाता है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो कई बार ये दोनों स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे देता है और पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान यहाँ पर रख लेना है कि एक तो आवृत्ति तीव्रता को नियत रखते हुए आवृत्ति को 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के रैखिक रूप से समानुपाती होती है। तीसरा प्रभाव हम चेक कर रहे हैं, ग्राफिकल भी देखेंगे बेटा इनको। पहले तीसरा प्रभाव और देख लो, तीव्रता का प्रभाव। और तीव्रता का जब प्रभाव चेक करते हैं तो हम लोग आवृत्ति को नियत रखते हैं, आवृत्ति को नियत रखते हुए। अब जब आवृत्ति को नियत रख के तीव्रता को आप चेंज करेंगे, एक बार आप सुबह के टाइम पे चेक कर रहे हैं, मतलब एक बार आप 50 फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन दूसरे केस में आप 100 फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं। तो बेटा 100 फोटोन होंगे वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एबिलिटी मैक्सिमम रखते हैं और 50 फोटोन अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉनों को, वहां पर जरूरी नहीं है कि वो 50 को ही निकाल पाए, लेकिन 50 से कम या 50 तक के इलेक्ट्रॉनों को निष्कासन यहाँ पर करा सकते हैं। ऐसे ही 100 फोटोन जब आप यूज करोगे तो अधिकतम 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं। इसका मतलब इनकी वजह से जो धारा है, इस वाले केस में धारा ज्यादा होगी और धारा का सैचुरेशन तो आएगा लेकिन दूसरे अलग पॉइंट पे आएगा, इसलिए इसमें तीव्रता को बढ़ाया जाता है। जब 50 से 100 कर दिया हमने फोटॉन्स की काउंटिंग को, तो उस केस में धारा का मान बढ़ जाता है और बाद में ये सैचुरेट है वो हो जाती है। और ज्यादा तीव्रता बढ़ाओगे तो और ज्यादा धारा बढ़ेगी, कि मतलब तीव्रता और धारा जो है वो एक दूसरे के
समानुपाती होती है। तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। अब जैसे कुछ ग्राफ जो हैं वो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से केस में कौन सा ग्राफ है वो बनेगा। क्लास है बिल्कुल, टाइम लगेगा। नहीं मैंने कॉल नहीं किया, आप करो यार। ये पोज नहीं हो रहा, पोज नहीं होगा ये, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक बार, आप कर लो, आपके फोन से कर लो। तो देखो बेटा, ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि कौन से केस में कौन सा ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले जैसे तीव्रता और धारा का हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, अगर आप तीव्रता को बढ़ाओगे तो धारा बढ़ रही है, तीव्रता को बिल्कुल ही जीरो कर दोगे, एक भी फोटोन नहीं आ रहा है, लाइट को पूरे को ही बंद कर दिया, क्वार्ट्ज की जो विंडो आपने लगा रखी थी उस पूरी विंडो को ही बंद कर दिया, तो कोई भी धारा का फ्लो नहीं होगा। तीव्रता को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। और दूसरा केस, अगर यहाँ पर तीव्रता आप और ज्यादा बढ़ाते हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। इसको अगर ग्राफ 1 बोले, इसको 2 बोले, तो तीव्रता दूसरे की ज्यादा होगी, तीव्रता फर्स्ट वाले से, क्योंकि यहां पर धारा हमें दिखाई दे रही है कि धारा सेकंड वाले में जो फ्लो कर रही है वो ज्यादा होगी धारा फर्स्ट वाले ग्राफ से। तो एक तो आपको तीव्रता या आवृत्ति का सिंगल ग्राफ भी दे सकता है बेटा, तीव्रता और धारा का सिर्फ एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि ये जो ग्राफ है वो सही है या नहीं है। तो आपको पता है कि तीव्रता जो होती है वो प्रकाश विद्युत धारा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। एग्जाम्पल दिया था बेटा मैंने पत्थर फेंकने वाला, याद कर लेना उसे। दूसरा है बेटा आपके पास से, एक हम चेक करते हैं विभव व धारा के मध्य ग्राफ, विभव व प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ। अब आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट मध्य ग्राफ। अब आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज कम करेंगे तो धारा कम होगी। यहां पर हमने धारा को मेंशन कर लिया, प्रकाश विद्युत धारा है जो मिली एम्पियर ऑर्डर की है। यहां पर आपने एनोड वोल्टेज रखा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है पर्टिकुलर एनोड वोल्टेज लेके मैं बना रहा हूं, बुक में भी आपका एनोड वोल्टेज का दे रखा है कि एनोड का जब वोल्टेज 0 होगा उस केस में धारा का मान 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ धारा यहाँ पर बह रही होती है। वोल्टेज को पॉजिटिव में अगर बढ़ा रहे हैं, कम करने का मतलब हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कर देंगे, पोलैरिटी उसकी चेंज कर देंगे। ध्यान रखना, पोलैरिटी चेंज करने के लिए जो डिवाइस यहाँ पर काम ले रहे हैं उसको बोला जाता है कम्यूटेटर। कई बार पूछ लेता है कि ये कम्यूटेटर जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं ये कम्यूटेटर क्या होता है। तो जब आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि धारा संतृप्त हो जाएगी। इस केस में ये जो धारा है वो संतृप्त हो चुकी है, सैचुरेशन करंट इसको बोला जाता है। एनोड के वोल्टेज को जब आप नेगेटिव कर देते हो और कम करके आप एनोड वोल्टेज को 0 ले जाते हो तो ये ग्राफ पीछे की तरफ आएगा और ऐसा वोल्टेज जहां पर धारा का मान 0 हो जाता है, यहाँ पर करंट 0 हो जाएगा। इसी को हमने नाम दिया था वोल्टेज को निरोधी विभव, कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो निरोधी विभव वो वोल्टेज होता है जहां पर धारा का मान 0 हो जाता है। अभी एक रिजल्ट और भी बताऊंगा इसका, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा ग्राफ है वो बन जाएगा। और ये जो एनोड वोल्टेज का ग्राफ है धारा के साथ में एक आपको आवृत्ति का और देखना है कि आवृत्ति किस टाइप से उसके समानुपाती होती है। आवृत्ति व धारा के मध्य सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन दो अलग अलग आवृत्तियों के लिए चेक करते हैं। ये हम धारा और वोल्टेज का ही ग्राफ बना रहे हैं। ये थी धारा आपके पास और ये था एनोड पोटेंशियल, दोनों के बीच में ही हम लोग ग्राफ चेक कर रहे हैं यहाँ पर।
तो देखिए बेटा, आपको पता है कि अगर आप लोग आवृत्ति को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आवृत्ति जो है उसको अगर कम कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है तो दोनों ही केस में धारा जो है चेंज होती है। आवृत्ति को कम करेंगे तो धारा के लिए जो इलेक्ट्रॉन निकलता था उसकी गतिज ऊर्जा पे फर्क पड़ता था और वो रेखिक रूप से समानुपाती वहां पर होती थी। इसका मतलब जब गतिज ऊर्जा बदल रही है, इसका मतलब जो ग्राफ है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। और अगर आप अधिक आवृत्ति का प्रकाश यूज करेंगे तो करंट का सैचुरेशन तो सेम ही आएगा, लेकिन जो ग्राफ है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ जाएंगे। सेकंड वाले ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है फर्स्ट वाले से स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वाले की आवृत्ति है इस ग्राफ वाले की, उसके लिए ज्यादा है, क्योंकि अधिक आवृत्ति का प्रकाश आप यूज करेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए आपको वोल्टेज भी नेगेटिव में ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इस टाइप का ग्राफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक आप तीव्रता और तीव्रता के साथ में एक ग्राफ और भी बनता है बेटा, वो भी देखो। अलग अलग तीव्रताओं के लिए अगर यही ग्राफ आपको बोले अलग अलग तीव्रताओं के लिए, अब धारा और वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसा कुछ बन रहा था, ये संतृप्त धारा हो रही थी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अगर आप लोग तीव्रता को बढ़ाते हैं, तीव्रता को बढ़ा देते हैं तो जो बहने वाली धारा है उसका सैचुरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ग्राफ को हम सेकंड ग्राफ बोल देते हैं, इसको हम फर्स्ट ग्राफ बोल देते हैं। सेकंड वाला जो ग्राफ है इसकी तीव्रता ज्यादा है, इसकी तीव्रता ज्यादा है क्योंकि जो ग्राफ है उसमें करंट का सैचुरेशन ज्यादा आ रहा है, मतलब बहने वाली धारा ज्यादा बह रही है और उसके बाद जाके सैचुरेट हो रही है। तो आपको पता है कि तीव्रता को अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला ग्राफ होगा आपका अलग तीव्रता के लिए होगा। तीन चीजों का इफेक्ट हमने चेक किया है बेटे, तीनों को देख लो एक बार जल्दी से। कि पहला जो इफेक्ट हमने चेक किया था एनोड पोटेंशियल का किया था, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, बढ़ के सैचुरेट हो जाएगा, वोल्टेज को नेगेटिव ले जाएंगे, कम करेंगे तो करंट डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। जीरो जब हो जाता है उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हमने नाम दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। दूसरा हमने आवृत्ति का प्रभाव चेक किया है, तीव्रता को नियत रखते हुए। तीव्रता को नियत रख के जब आवृत्ति को आप लोग बढ़ाते हैं तो तीव्रता का जब प्रभाव आप चेक कर पा रहे हैं, सॉरी आवृत्ति का प्रभाव चेक कर रहे हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि गतिज ऊर्जा उसकी बदल जाती है। तीव्र आवृत्ति को जब आप डबल कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो आपने प्रभाव उसका चेक कर लिया। और तीव्रता का प्रभाव चेक किया तो धारा आपकी बढ़ रही थी। एक यहाँ पर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आती है जिसे न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन जो है वो बेटा यहाँ पर आपके घर वालों की तरह है, किसी बच्चे को सब्जी लाने के लिए भेजा है और जो पैसे देके भेजे थे मम्मी जैसे उनका हिसाब लेती है, वैसे ही आइंस्टीन भी हिसाब ले रहे हैं कि हमने जो इसको ऊर्जा दी है किसी धातु की सतह को, ये दी गई ऊर्जा है, ये ऊर्जा एक तो इसके इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए काम आ जाएगी। एक तो आपसे सब्जी मंगवाई है, वो सब्जी कितने पैसे की आ रही है और बाकी जो पैसे बचे हैं उनको आपने कहाँ खर्च किया है, उनका पूरा हिसाब आपको देना है। तो आपने ऊर्जा जो ई दी है, ये दी गई ऊर्जा एक तो आपके कार्यफलन की रूप में चली जाएगी कि आपको इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाना पड़ेगा, कि ये जो ऊर्जा है ये एक तो आपने यूज कर ली कार्यफलन के रूप में कि आपको इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लेके आना है। अगर उसके बाद कोई ऊर्जा बच जाती है, जो पैसे आपके पास बच जाते हैं, उनको आप कहीं खर्च करके आ जाते हो, रास्ते में कैलकुलेशन करते हुए आते हो कि घर जाके क्या बताना है सब्जी कितने की आई है और कितने की नहीं आई है। लेकिन आइंस्टीन है, इसके सामने आप झूठ नहीं बोल पाओगे। जो ऊर्जा दी थी वो कार्यफलन के रूप में और बाकी जो ऊर्जा बची हुई है वो गतिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर
चली जाएगी। ऊर्जा को आप एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन जो है इसको आप एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक बचपन से आप लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, हाफ mv² होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उस केस में इसकी वेलोसिटी भी अधिकतम यहाँ पर रहेगी। इसको आप hc/λ भी पढ़ के आए हैं, ये hc/λ नॉट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये जो गतिज ऊर्जा है इसमें अगर आप इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करते हो तो मास इंटू वेलोसिटी जो होती है वो आपका मोमेंटम होता है, संवेग होता है। वहां से एक फॉर्मूला और बनता है आपका p²/2m। एक आप h और c को मल्टीप्लाई करके जब आप वेवलेंथ के लिए कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करोगे, जैसे इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, उसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा फाइंड आउट करते हो तो वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप एंगस्ट्रम में पुट कर रहे हो तो जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। यहाँ पर लैम्डा नोट पुट कर लेना। और इसके लिए एक स्पेशल जो रिजल्ट है वो है EV नोट, कि जो गतिज ऊर्जा आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है वहीं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वोल्टेज में होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, उसको आप सोल्व करने के बाद भी रिजल्ट है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, उस न्यूमेरिकल को आप डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। पूछा जाता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, आपको कुल ऊर्जा और कार्यफलन देके भी पूछे कि अगर किसी की गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, उसको रोकने के लिए जो वोल्टेज लगाते हो करंट जीरो करने के लिए, तो उसकी वैल्यू 5 वोल्ट होगी। कि गतिज ऊर्जा जहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है वहीं पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव जो होता है वो वोल्ट में आता है। तो यहां से आपको कोई भी डेटा देता है उनके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला एडजस्ट करके, जैसे घर पे आते टाइम पे हिसाब को आपने एडजस्ट कर लिया था कि 5 रुपए आपको हरी मिर्च में ज्यादा बताने हैं, 3 रुपए धनिया में ज्यादा बताने हैं, ऐसे करके आप जैसे चेंज कर लेते हो, वैसे ही कोई भी कॉम्बिनेशन जैसा आपको न्यूमेरिकल में डेटा दे रखा है उनके अकॉर्डिंग ये इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर सकते हो। इसकी जगह कोई भी सब्सिक्वेंट आप यूज कर सकते हो, इसकी जगह भी आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जो है, जो फॉर्मूला है जैसा आपको न्यूमेरिकल में पूछा गया है, हालांकि न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटीज कम रहती है, डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछता है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होगी, ये आपको बतानी है। अब एक छोटा सा पोर्शन इसका और बचा हुआ है, वो भी अभी डिस्कस है वो कर लेते हैं। इसके कुछ रूल्स की बात करेंगे तो रूल्स मैंने जो ग्राफ हैं उनमें आपको बता दिए हैं, ग्राफ से जस्ट पहले कुछ लैंग्वेज आपको लिखवाई है, वही इसके रूल्स होते हैं। एक रूल आपको और याद रख लेना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक इंस्टेंट प्रभाव होता है कि जैसे ही सनलाइट, सुटेबल सनलाइट आके किसी धातु की सरफेस पर गिरेगी वो तुरंत उसका रिलीज है वो कर देगा। इंस्टेंट प्रभाव हम उसको बोल रहे हैं जिसमें बेटा कोई टाइम लॉस नहीं हो, किसी भी टाइप का टाइम लॉस नहीं हो, तुरंत होने वाला प्रभाव है। इंस्टेंट तुरंत को बोल रहे हैं कि ये तुरंत होता है। अगर धातु की सतह पर जो लाइट आ रही है वो देहली आवृत्ति से या कार्यफलन से या फिर आपके तरंग धैर्य से कम है, आवृत्ति और ऊर्जा से तो ज्यादा है और तरंग धैर्य से कम है, देहली तरंग धैर्य से कम है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत रिलीज हो जाएगा, किसी भी टाइप का टाइम लॉस नहीं होता। ये आपको एक रूल और याद रखना है। अब इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम लोग तरंग प्रकृति से नहीं समझा सकते कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तरंग प्रकृति से नहीं बताया जा सकता, पीईई तरंग प्रकृति से नहीं समझाया जा सकता। जो नहीं समझाया जा सकता तो तरंग प्रकृति लोग ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सतह होती है उसको जो ऊर्जा देते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनों में पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप यहाँ पर इसको जो ऊर्जा दे रहे हो वो मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ऊर्जा दे रहे हो और इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इनको जो ऊर्जा दी जा रही है ये ऊर्जा ये सभी इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये एक एक इलेक्ट्रॉन को जो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने वाली है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इमिट कर जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा। लेकिन
अगर आप इस ऊर्जा को 20 से 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हो तो जो पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिलेगी वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये बताया जाता है कि अगर ये ऊर्जा आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसलिए वेव के अकॉर्डिंग की जो भी एनर्जी दी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट इन ईच इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। और फिर ये देखा जाता है कि अगर ये मिलने वाली ऊर्जा जो है वो ज्यादा हो रही है, अब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कोई भंडारे में जैसे प्रसाद बांट रहे हैं वैसा कोई प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस रहेगा ये टाइमली प्रोसेस होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइमली प्रोसेस होगा, टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा और टाइम लॉस होता है, काफी टाइम का लॉस हो जाएगा। लेकिन प्रायोगिक रूप से हमने देखा कि जैसे ही किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश आपतित करवाते हैं सर्किट में तुरंत करंट का फ्लो हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग प्रकृति से नहीं समझा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बेटा हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग इसकी 2 टाइप की नेचर समझेंगे, डी ब्रोगली की अवधारणा समझेंगे। डी ब्रोगली ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए थे, न्यूमेरिकल एक डी ब्रोगली की अवधारणा पे आता है, उसका एक बेसिक जनरल सा फॉर्मूला मैं जल्दी से आपको बताऊंगा और उसके कुछ रिजल्ट जैसे अल्फा के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक वीडियो पहले तो आपको इनका जो बायोडेटा होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बारे में हम लोग एक बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव इन सब पार्टिकल्स का एक साथ वहां पर स्टडी है वो करेंगे। मीन जो अभी जो वीडियो है उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना नेक्स्ट वाला वीडियो रहने वाला है। जैसे वेवलेंथ के लिए मैं डायरेक्ट डेटा बताऊंगा 12.27 अपॉन √v, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके आप इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अभी लास्ट ईयर एग्जाम में दिया था कि अगर आप लोग 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होगी तो आपको √v की जगह 100 पुट करना है, डिवाइड बाय 10 करना है इसको मीन, और 1.227 एंगस्ट्रॉम ऐसे ऊर्जा निकालनी है। तो कुछ सेकंड्स में आपसे कुछ क्वेश्चंस है वो बन पाएंगे। उन क्वेश्चंस के वीडियो को पाने के लिए आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ। जब तक आप लोग शेयर नहीं करते हो या फिर आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर सकते हो, जितना आप डिले करते हो शेयर करने में, लाइक करने में, उतना ही डिले आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो गुजारिश आपसे ये ही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। जितने ज्यादा लाइक आपके यहाँ पर मिलते जाएंगे, जितने ज्यादा शेयर आप लोग करते जाओगे, उतने ही अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही एक 75 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जो मॉडर्न फिजिक्स की है। 75 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है मॉडर्न फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी अच्छी है। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से भी आप लोग इसको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल देता हूं मैं। 75 के अराउंड क्वेश्चन है, हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लेकिन उनके साथ कुछ क्वेश्चंस ऐड भी मैंने किए हैं। बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश और साथ में सॉल्यूशन उसका देखने को मिलेगा। और टाइम रहा तो मैं आपको यहाँ पर उस पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए आप वो पीडीएफ जो है वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के वो पीडीएफ है वो पा सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।